Hello everyone. We have started History Class 10 Chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. In the previous video we have covered regarding Frederick Sorio painting, and this is another video. Here we are going to study about the French Revolution and the idea of the nation. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में स्टार्ट हुआ था। यूरोप में भी वो कौन सी कंट्री है? वो है फ्रांस, और वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी की फाउंडेशन या कंट्री बनने का, देश बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो यही है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये चैप्टर, ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्टिंग पॉइंट होती है। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, देश बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो फ्रांस से स्टार्ट होता है। इसलिए सबसे पहले आपको फ्रांस को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं अभी हम लोग देखेंगे। पहले पैराग्राफ समझ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में पहली बार जो क्लियर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है नेशनलिज्म का, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से। ठीक है, यानी नेशनलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो, वो कहाँ से होता है नेशन फॉर्मेशन का? वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रांस एज यू रिमेंबर वॉज द फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। आपको पता है कि जो फ्रांस था वो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट बन गया था, पूर्ण रूप से कंप्लीटली टेरिटोरियल स्टेट 1789 में हो गया था, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। आपको पता है वहाँ पे जो टेरिटरी थी वो 1789 में इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। वहाँ पे मोनार्च किंग था, लुइस 16 था, और उसके अंडर में पूरा का पूरा फ्रांस की टेरिटरी इसके अंडर में था। ठीक है भाई। द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक अप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आपको पता है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल चेंजेस आएगा जो पूरे हिस्ट्री में बहुत ही रिमार्केबल है और उसका सिग्निफिकेंस है। क्या चेंज आता है भाई? पॉलिटिकल चेंजेस क्या आता है? वो ये आता है ट्रांसफ़र ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्च। यानी कि जो पहले मोनार्च था, अब वो मोनार्च ट्रांसफ़र हो गया सोवेरेनिटी में। और सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी टू टेक डिसीजन। ठीक है भाई। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। 1789 तक मोनार्च रहता है, और उससे पहले के जो रिजाइम थे उसको आपने ओल्ड रिजाइम के नाम से सुना होगा क्लास 9th में आपने। और 1789 के बाद स्टार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का। ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिलता है, वही बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या चेंज देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ट्रांसफ़र ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम मोनार्च टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। यानी कि अब मोनार्च से किसके पास चला गया है? वहाँ के लोगों के पास चेंज हो गया है सोवेरेनिटी या फ्रीडम। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। अब ये कह रहा है कि रेवोल्यूशन होने के बाद, रेवोल्यूशन, ये जो क्रांति थी, ये जो रेवोल्यूशन था, इसने प्रोक्लेम कर दिया, ये दावा कर दिया, ये सुनिश्चित कर दिया, इंश्योर कर दिया कि इट वाज द पीपल, ये लोग ही हैं जो आगे अपना भाग्य खुद लिखेंगे, अपने देश का भाग्य या डेस्टिनी खुद डिसाइड करेंगे। अब ये राजा लोग जो मोनार्च होते हैं, किंग होते हैं, अब उनका वहाँ पे कंट्रोल नहीं चलेगा। ठीक है भाई। तो सिंपल सा इस पैराग्राफ में आपको एक ही चीज़ जानना है, बहुत काम का नहीं है पैराग्राफ, बस इतना जानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहली बार नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो क्लियर कट है एकदम से, कि वो देश के लिए लड़ाई हुई थी, खुद के लिए, जनता लोग वहाँ के खुद के लिबर्टी के लिए या सोवेरेनिटी के लिए उन्होंने लड़ा था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है भाई। ओके। यानी यहाँ पे एक पॉलिटिकल चेंज होता है, वो पॉलिटिकल चेंज क्या होता है? मोनार्च से अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च होता है। पॉइंट इज क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसका क्या रोल प्ले किया इसने पूरे वर्ल्ड में या यूरोप में
नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा है? ये आपके बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस हेडिंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशन. ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं. From the very beginning, French Revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identities. तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोल बताइए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. लोगों के अंदर एक सेंस, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कहाँ से आ गया? लोगों के अंदर अपना देश बनाने का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आ गया? अभी तो सब राजा के अंदर में रहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऐसा क्या किया कि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव कॉमन आइडेंटिटी आ गया कि हम फ्रेंच लोग हैं, हमारा अपना देश होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसी वो कौन सी बात है? यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे. तो पहले नंबर पे आंसर यहीं से स्टार्ट होता है आपका. पॉइंट नंबर 1, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियन. इसका क्या मतलब है? पहला पॉइंट इसका आंसर ही होगा कि आइडिया ऑफ ला पैट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने एक आइडिया डेवलप किया और उस आइडिया का नाम था ला पैट्री. इसका मतलब क्या होता है? पैट्री इज द लैटिन वर्ड, रूट वर्ड है. इसमें पैट्री मीन्स फादर, पितृ होता है. ये संस्कृत के वर्ड से आया हुआ है, पितृ, पैट्री. ठीक है, यानी कि फादरलैंड. जैसे इंडिया में मदरलैंड होता है, एक जो कंट्री है अपना इंडिया, उसको हम लोग मदरलैंड बोलते हैं, मदर इंडिया बोलते हैं ऐसे. वैसे ही यूरोप में, फ्रांस में इसको ला पैट्री बोलते हैं, फादरलैंड बोलते हैं. आपको पता है क्रिश्चियनिटी में फादर का डोमिनेशन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे फादर का कॉन्सेप्ट है. इंडिया में मदरलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मदरलैंड आपको जन्म देती है, आपको खाने के लिए देती है, आपको रहने के लिए देती है. ठीक है, तो इसलिए हम इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया में हम जन्म लिए हैं, वो हमारी माँ की तरह है, हमें जन्म दिया है, हमको वहाँ पे क्रॉप्स देता है, रहने को देता है, घर देता है, खाने पीने को, जो कि एक मदर का नेचर होता है. तो सिंपल सी बात है, आंसर ये होगा द आइडिया ऑफ ला पैट्री, फादरलैंड का कॉन्सेप्ट. इससे लोगों के अंदर एक जुड़ाव सा हो गया कि अरे मेरा अपना लैंड है, ये मेरा अपना एरिया है, और इन सब का एक कॉमन, जिसको हम फादरलैंड बोलेंगे, कि ये अपने, हम एक ही इसी ज़मीन के उपज हैं. उपज मतलब कि हम लोग इसके क्रॉप हैं, एक तरह से कह सकते हो. ठीक है, एंड ले सिटियन एंड द सिटीजन, मतलब कि एक आइडिया ऑफ फादरलैंड एंड सिटीजन, यानी हम एक ज़मीन है, एक एरिया है, वो फादर है, और इनके जितने भी लोग हैं, उस फादर के जितने भी बेटे हैं, वो सिटीजन्स हैं. यानी फ्रांस में रहने वाला हर व्यक्ति, एवरी सिटीजन इन फ्रांस इज़ द सन एंड डॉटर ऑफ द फादर. ठीक है, तो इससे एक बेटे और बाप का रिश्ता वहाँ पे डेवलप होता है. और बस जहाँ पे फादर मदर आ गया तो अपनापन का फीलिंग वहाँ पे डेवलप हो जाता है. तो ये फ्रांस ने वहाँ पे ओरिजिनेट किया. जस्ट इमेजिन कि ये कितने साल पहले ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया था और बाकी की दुनिया ने इसको कॉपी किया. जैसे इंडिया ने भी कह सकते हो कि कॉपी पेस्ट ही है, बट इन ओन स्टाइल. हमने मदरलैंड को जो ऑप्ट किया, समझ गए? इससे लोगों के अंदर एक जुड़ाव होता है, लोगों के अंदर एक खिंचाव होता है, एक फीलिंग्स आती हैं, अपनापन का फीलिंग आता है. ठीक है, एंड दिस आइडिया एम्फोसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी. इससे लोग यूनाइटेड फील हो गए. ठीक है, एंड एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. और सभी लोग, सबके पास इक्वल राइट होगा, और वो इक्वल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहेगा. यानी कि ये था पहला पॉइंट कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियन, एंड इट एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, एंड ऑल द पीपल आर एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस देश में, देश हमारा पूरा फादरलैंड की तरह होगा, हम लोग उसके बच्चे हैं. ठीक है, और सबके पास इक्वल राइट है. जैसे पेरेंट होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, लगभग सबकी इक्वालिटी होती है, उसमें भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. तो हम सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स होगा. ओके, सेकेंड पॉइंट, आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ऐड करोगे. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. अब दूसरा, वो कौन सी चीज़ थी जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग भर दी? तो पहला तो हो गया ये वाला ला पैट्री ला सिटियन, और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. अब देश को एक में बांधना है, अगर यूनाइटेड करना है आपको,
तो आपको पता है कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इन्होंने एक नेशनल फ्लैग बना दिया, ठीक है, एक फ्रेंच फ्लैग बनाया, और उसको हम लोग वहाँ पे ट्राई कलर बोला गया, एंड वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि अब उस देश का एक अपना तिरंगा झंडा होगा, उनका अपना फ्लैग होगा, ट्राई कलर का होगा, ठीक है। और ये क्यों चूज़ किया गया, इससे होगा क्या, ये रिप्लेस करने के लिए था। जो पहले राजाओं के पास अपना रॉयल फ्लैग्स होते थे, रॉयल स्टैंडर्ड होता था, वो हटा के अब कॉमन कर दिया गया कि देख भाई सभी लोगों के पास ये हमारा तिरंगा होना चाहिए और सब हम इस तिरंगे के अंदर रहेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी देश को अपने पे प्राउड फील कराना होता है, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं तो ओलंपिक में अगर कोई भी मेडल जीतता है तो आपने देखा होगा पहले तिरंगा को होस्ट करते हैं, तिरंगा को लेके उसको लपेट के ऐसे करते हैं। ये क्या है, ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये एक सेंस ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी है कि हम सभी एक हैं, ठीक है। ओके, जैसे क्रिकेट भी हुआ था, वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तो आपको देखा तिरंगा लेके सब लोग ट्राई कलर लेके भाग रहे थे स्टेडियम में। तो ये सब एक तरह की फीलिंग्स को, नेशनलिस्ट की फीलिंग को शो कर रहा है। तो देखो फ्रांस वाले कितने एडवांस थे उस टाइम पे, उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिए थे। ला पैट्री, ला सिटियन, सेकेंड नेशनल फ्लैग होना चाहिए, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखो, ये स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब वहाँ पे एक स्टेट जनरल होता था, फ्रांस में आपने पढ़ा होगा, स्टेट जनरल था जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते थे। इट वाज जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट, ठीक है। और इसका अब इलेक्शन होगा, इलेक्टेड होगा बाय द एक्टिव सिटीजन्स। जो भी एक्टिव सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वो एक्टिव सिटीजन्स हैं, और यही लोग एक अपने पार्लियामेंट खुद का इलेक्ट करेंगे। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। ये 3 स्टेट यहाँ पे जनरल, वो 3 स्टेट होते थे ना, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और इनके 300 प्लस थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते थे। ये वही वाला स्टेट जनरल है, बट इसको अब रीनेम कर दिया गया कि अब नेशनल असेंबली होगा और इलेक्टेड होगा, ठीक है भाई, ओके। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए नए हाइम्स, पोएम्स, नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल एंथम्स क्रिएट किए गए, वहाँ पे कंपोज किए गए। ओथ्स वर टेकन, शपथ लिया गया। एंड मर्टायर कमेमोरेटेड, और जितने भी शहीद थे, मर्टायर्स थे, उनको कमेमोरेट किया गया, उनको याद किया गया, उनकी श्रद्धांजलि दी गई। जैसे इंडिया में क्या होता है, आपने देखा होगा, भगत सिंह लोग हो गए जो हमारे शहीद थे, मर्टायर्स थे, इनको हम मेमोराइज करते हैं, इनको कमेमोरेट करते हैं। क्यों भाई, इनको याद करने से आपने देखा होगा ना, गूज़बम्प वाली फीलिंग आती है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे हमें एक अपनापन लगता है, अपना देश के प्रति प्यार जो होता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे सब कुछ किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, ला पैट्री, ला सेटियन, स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, एंड द थर्ड वन, द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, न्यू हाइम्स वर कंपोज, न्यू पोएम्स, नेशनल एंथम्स वर कंपोज। जैसे इंडिया में आपको पता ही है, जनगण मन, ये सब कंपोज किया गया, वंदे मातरम, ये सब कंपोज किया गया, वैसे वहाँ भी किया गया, ठीक है। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। और ये जितने भी पोएम्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, ओथ, मर्टायर्स, ये सब काम किए गए, ये सब कुछ होता था इन द नेम ऑफ नेशन। समझ में आ गया? तो ये हो गया। और अगला स्टेप देखते हैं, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन द प्लेस। अब एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी पुट इन किया गया, प्लेस किया गया, रखा गया सामने। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। देखो अभी तक क्या था कि सबके लिए डिफरेंट लॉज होते थे, यूनिफॉर्म नहीं होता था। अब यूनिफॉर्म, एक समान, एक बराबर कानून होगा सभी नागरिकों के लिए। आपको पता है मोनार्च में ऐसा नहीं होता, राजा जिसको चाहे फांसी दे दे, जिसको चाहे वो एग्जीक्यूट कर दे या उसको रिलीज़ कर दे, कुछ भी कर सकता है, वो माफ़ भी कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सबके लिए एक कानून होगा विद इन इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश। जितने भी इंटरनल कस्टम्स थे, ड्यूटीज़ थे, जो टैक्स लगाए जाते थे ट्रेड पे, ठीक है, उन सभी ट्रेड टैक्सेस को एबोलिश कर दिया गया जो इंटरनली थे। आपको पता है ना, थोड़े से ही दूर में जाने पे
राजा जो होते थे, नोबल्स होते थे, उनका एरिया चेंज हो जाता और उन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते थे। आई थिंक 11 to 13-17 टैक्सेस लग जाते थे थोड़े ही दूर जाने में। तो इनको सेंट्रलाइज कर दिया गया। जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा जीएसटी का टैक्स जो रिजाइम है वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। वैसे यहाँ भी किया गया था। ओके, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड वेजर्स, आपको पता है यहाँ पे हर जगह यूनिट जो होता था ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता था। जैसे कहीं पे पाउंड में मेज़र कर रहे हैं, कहीं पे 1 किलोग्राम इक्वल टू कहीं पे 700 मेज़रमेंट हो रहा है, कहीं पे 1 kg इक्वल टू 1 kg हो रहा है, कहीं पे 500 को मेज़र कर रहे हैं। मतलब कि हर जगह अलग अलग यूनिट चल रहे थे वहाँ पे। तो इसको हटाया गया, इससे बड़ी दिक्कतें आती थी। अगर आप एक रीजन में हो जहाँ पे मीटर में कपड़े दिए जाते हैं, दूसरे जगह गए आप, वहाँ पे पता चला कि आपको इंच में कपड़े मिल रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता था ये। इसलिए इनको यूनिफॉर्म कर दिया गया, सब जगह एक जगह होगा, एक जैसा होगा। तो देखा आपने। नेक्स्ट नंबर पे आप लिख लेना कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, और इससे हुआ क्या कि यूनिफॉर्म लॉ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ से लिखोगे, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर एडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी डायलेक्ट्स थे उसको डिस्करेज किया गया। डायलेक्ट्स का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस जो होते हैं, इसको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को प्रमोट किया गया, ठीक है, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस। फ्रेंच को एज अ नेशनल, एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन डिक्लेयर किया गया। जैसे इंडिया में भी आपको पता है कि हिंदी को प्रमोट किया गया, ठीक है, हिंदी एज अ बोला जाए, उस समय डिमांड कर रहे थे, या इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ नेशन, ऐसा कंसीडर किया जाता था। एक लैंग्वेज के अंदर में आप आओगे तो आपको एकपन, यूनिटी की फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो देख रहे हैं आप लोग, ये 5-6 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना, फटाफट रिकॉल कर लो। क्या क्या किया वहाँ के लोगों ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर देश की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग डालने के लिए क्या क्या किया इन्होंने। तो ला पैट्री, ला सिटियोन, स्टेट जनरल, ठीक है, नेशनल फ्लैग्स, यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, फ्रेंच एज अ लैंग्वेज ऑफ नेशन, समझ गए आप। तो ये हो गया आपका पॉइंट। द रेवोल्यूशनरीज अंडर डिक्लेयर इट दैट इट वाज मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड हेल्प अदर पीपल। अब ये पैराग्राफ का मतलब समझ लो कि देखो, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के बाद, वो दूसरे देशों को भी, अगर अपने अगल बगल में भी वो लोग प्रमोट करते थे, वहाँ पे जाके डेमोक्रेसी या अगेंस्ट द मोनार्च ये लोग आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, ठीक है। और डिस्पोटिज्म, वही किंगशिप, मोनार्च, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट ये लोग हेल्प करते थे लोगों को लिबरेट करने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए। पूरे यूरोप में ये चाहते थे कि राजा मोनार्च का खात्मा होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। समझ में आ गया। When the news of event in France reached to the different cities of Europe, students and other members, educated middle class, began setting up Jacobin clubs. अब देखो इस पैराग्राफ में अब अगला कॉन्सेप्ट है जैकोबिन क्लब्स का रूल आता है। आपको पता ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे रूल कौन करना स्टार्ट किया, जैकोबिन क्लब्स ने स्टार्ट किया। तो जैकोबिन क्लब्स का डिमांड बढ़ने लगा था, इसका स्कोप बढ़ने लगा था। जब जब लोग जैकोबिन क्लब्स का नाम सुनते थे तो लोग इससे जुड़ना स्टार्ट हो गए, क्लब्स बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है भाई। जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उन्होंने सेटअप किया हर जगह पे, हर कोने में, नुक्कड़ में, हर गाँव में, हर शहरों में ऐसे जैकोबिन क्लब्स फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो गए। एंड देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज़। और इनकी एक्टिविटी क्या थी, इनकी एक्टिविटी कैंपेन फ्रेंच आर्मीज़ के लिए रास्ता दिखाती थी, उनको उनके लिए फॉर्मुलेट करती थी, उनके लिए आइडियाज़ लेके आती थी, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। और ये धीरे धीरे इन आर्मी ने इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को कहाँ तक स्प्रेड कर दिया, मूव्ड इनटू द हॉलैंड। हॉलैंड मतलब कि वही इंग्लैंड वाले साइड में वहाँ पे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ तक पहुँच गया ये, ठीक है भाई। कैसे पहुँच गया, वहाँ के जो फ्रेंच आर्मीज़ थे इनके थ्रू
रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पहुंचने लगे देश के यूरोप के अलग अलग कोने में। बेल्जियम में ये आइडिया फैलने लगा, स्विट्ज़रलैंड में फैल गया, एंड मच ऑफ द इटली और इटलीज़ में। यानी 1790s का जो टाइम था, जो जैकोबिन रूल था कह सकते हो, उस टाइम पे पूरे यूरोप में ये आइडियाज़, डेमोक्रेसी का आइडियाज़ या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च या कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, देश बनाने की आइडिया डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है भाई। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। वही चीज़ है, जब जितने ये रेवोल्यूशनरी पीरियड जो था 1792 टू 1802 तक, नेपोलियन तक, ये टाइम पीरियड में रेवोल्यूशनरी वॉर होते रहते थे। फ्रांस किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहता था। तो ये आइडिया, इनके जो आर्मी थे वो पूरे यूरोप के कोने कोने में नेशनलिज्म की आइडिया को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके। और इसीलिए फ्रेंच आर्मीज़ को, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि फ्रेंच आर्मीज़ वर कंसीडर्ड हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब हो गया कि लिबर्टी को हार्बिंग करने वाले, उनका यू कैन से कि प्लांट करने वाले, लिबर्टी को प्लांट करने वाले बन गए। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर ये सब हो गया, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब आप देख रहे हैं उस टाइम का फ्रेंच या यूरोप का मैप है। यहाँ पे फ्रांस है, ये अलग अलग टेरिटरीज हैं, देख रहे हो। ये प्रेजेंट यूरोप की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है, देख रहे हो आप, क्वाइट डिफरेंट है। ये प्रशा है, जर्मनी यहाँ पे है ही नहीं, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, देख रहे हो आप। इटली जैसा कोई यहाँ पे सिनारियो नहीं है। ये सब बाद में नेशन बने, बाद में ये सब देश बनते हैं, इसीलिए तो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set up introducing many of reforms। देखो भाई, अभी ये कहाँ से नेपोलियन आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप। अभी तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, फिर कहाँ से, इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ, आपको एक लिंकेज प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे ये लिंक करेंगे आप एक दूसरे पैराग्राफ को। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया था। लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ आ गया। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि स्टेप टेकन बाय रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सब हमने बता दिया, नंबर 5, 6, और ये लगभग 7 और 8 पॉइंट्स आपने लिखना है। ठीक है, कोई 5 पॉइंट भी लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ ला पैट्रे, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है ये कि फादरलैंड क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इट वाज द आइडिया ऑफ यूनिफाइड या यूनिफाइड कम्युनिटी। ठीक है, वेयर एवरी पीपल आर इंजॉइंग इक्वल राइट्स। ठीक है भाई, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ लिया था। अभी देखो, इसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, यानी जैकोबियन का रूल होता है। और जैकोबिन ने पहली बार एक जेन्युइन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था। डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने, पहली बार ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि जैकोबिन का रूल बहुत टाइम तक नहीं था, इसी वजह से ये इफेक्ट में तो नहीं आ पाया। ठीक है भाई, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं रहा, बट आइडिया तो इन्होंने दे गया ना जैकोबिन्स ने कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम रह सकते हैं। जैसे कैसे, क्या क्या आइडियाज़ इन्होंने दिया था। इट गिव राइट टू वोट टू ऑल, सबके लिए वोटिंग राइट होना चाहिए। राइट टू इंसरेक्शन और रिवोल्ट करने के भी आपके पास राइट होना चाहिए। आप लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर सके भाई, इंसरेक्शन कर सके, रिवोल्ट कर सके, स्ट्राइक कर सके। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। ओके, गिव वर्क टू ऑल, सबको काम मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये उस टाइम पे जैकोबिन्स ने बोल दिया था, सोचो। तो दीज आर द सम पॉइंट्स कि जैकोबिन्स ने कोशिश बहुत अच्छी करी थी डेमोक्रेटिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, बट हो नहीं पाया था। तो ये जैकोबिन क्लब्स आपको पता है, मिडिल क्लास वालों ने सब इस्टेब्लिश किया था जैकोबिन क्लब्स। ठीक है, ओके। कब हुआ, कैसे हुआ, ये आप देख सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, कोई मतलब नहीं है इसको जानने का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं। आपको पता है कि 1792 में फ्रांस रिपब्लिक होता है वहाँ पे, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्च को हटा दिया जाता। ठीक है, मोनार्च 1789 से 1792 तक रहता है, फिर वहाँ के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे जैकोबिन रूल्स आता है। ठीक है, और जैकोबिन्स रूल
1793 टू 1794, जिसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। इस टाइम पे रेन ऑफ टेरर चलता है वहाँ पे। जैकोबिन क्लब्स का हेड कौन था? रॉबिस्पायर था, ठीक है। जो रेडिकल जैकोबिन्स के लोग थे ना, मेंबर्स थे, वो लोग वहाँ पे रूल करते हैं। और बहुत ही वहाँ पे रेन ऑफ टेरर, एक डर भय का माहौल था, खौफ था वहाँ पे रॉबिस्पायर से। जो कोई भी अनडेमोक्रेटिक की बात करता था, जो कोई भी राजा के अगेंस्ट बात करता था, उसको ये एग्जीक्यूट करवा देता था। अप्रॉक्सीमेटली 2500 पीपल्स को गिलोटीन करवा दिया था इसने, ठीक है, जो भी इसके अगेंस्ट बात करता था। तो रेन ऑफ टेरर इसीलिए बोला गया। और लास्ट में आपको पता है कि इसको भी गिलोटीन करवा दिया गया जुलाई 1794 में। ये सब 9th का है, बस मैं क्रोनोलॉजी को ऐड कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ आपको कि फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च आया। मोनार्च के बाद राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर वहाँ पे जैकोबिन रूल आता है। जैकोबिन रूल ने जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। और जब जैकोबिन 2 साल का इसका रूल रहता है, फिर हटा दिया जाता कि ये तो तानाशाह खुद ही बन जा रहा है। फिर वहाँ पे डायरेक्टरी रूल्स आता है। और डायरेक्टरी रूल्स में 5 लोग होते थे, 5 मेंबर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, और ये एग्जीक्यूट करते थे। अब अकेले कोई डिसीजन नहीं लेगा, 5 लोग लेंगे। इसी में एक डायरेक्टर जो बड़ा ही फेमस है, नेपोलियन बोनापार्ट, ये डोमिनेट कर जाता है, मिलिट्री कूप कर लेता है, वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लेता है 1799 में। और अब खुद को राजा भी डिक्लेयर कर देता है, ये मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है। और 1804 में आपको पता है कि वो खुद को फ्रांस का किंग वहाँ का एम्परर भी डिक्लेयर कर देता है। समझ गया? फिर इसके बाद इसने जब 1804 में खुद को एम्परर डिक्लेयर करता है, तो यहाँ पे एक कोड लेके आएगा, एक कानून लेके आएगा, जिसको नेपोलियनिक कोड पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो देख रहे हो आप, वापस से मोनार्च, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, या कह सकते हो ओल्ड रिजाइम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, फिर रेन ऑफ टेरर या जैकोबिन्स रूल, एंड देन डायरेक्टरी रूल्स, एंड डायरेक्टरी रूल्स के बाद फिर नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन 1815 में इसको हरा दिया जाता है वाटरलू बैटल में। पूरे यूरोप को ये जीतना चाहता था, पूरे यूरोप पे अपना ये साम्राज्य फैलाना चाहता था। इसी वजह से पूरे यूरोप के लोग, रूस, ब्रिटेन, ये सभी कंट्री मिल के इसको हरा देते हैं 1815 में। समझ में आ गया? तो ये, और हारने के बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना होता है। यहाँ तक क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गया। अब समझ में आएगा आपको ये वाला एनसीईआरटी की लाइन। आपको पता है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा सा चीज़ें क्रोनोलॉजिकली नहीं दिया होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने में, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पे, ये देखो आप, ओके, ये था आपका जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आएगा दो रिटर्न टू द मोनार्च। ओके, यहाँ पे नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी रिफॉर्म्स। अब नेपोलियन जब रूल कर रहा था, तो इसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, ठीक है। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी काफ़ी अच्छे काम किए थे। अब वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसको लिख लो, आना ही आना है, कोई भी एग्ज़ाम हो। कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है नेपोलियनिक कोड। इसका ऑफिशियल नेम क्या है भाई? सिविल कोड ऑफ 1804, और कई बार इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एक सिविल रिफॉर्म था। इसमें हुआ क्या, आपको डिस्क्राइब करने को आएगा कि डिस्क्राइब द नेपोलियनिक कोड, या व्हाट वर द प्रोविजंस इन नेपोलियनिक कोड। तो पहला प्रोविज़न यही था कि ऑल डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो जन्म के आधार पे जो नोबल्स होते थे, बाय बर्थ जिनको प्रिविलेज मिला हुआ था, वो ख़त्म कर दिया। अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, ठीक है। पहले नोबल्स होते थे, उनको बाय बर्थ राइट मिला होता था। कहा जन्म के आधार पे कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, हर कोई इक्वल है। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर दिया। सोचो उस टाइम पे। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और आप खुद का अपना प्रॉपर्टी रख सकते हो। पहले इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखने के राइट्स नहीं होते थे, सिर्फ नोबल्स के पास ही होते थे। एंड दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये कोड हर जगह
फैला दिया गया जो फ्रेंच के कंट्रोल में था। वो सभी टेरिटरी, सभी रीजन में इसको स्प्रेड आउट कर दिया गया। दिस कोड वॉज ओके द फ्रेंच कोड इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियनिक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। और ये जितना भी जो डच रिपब्लिक था स्विट्जरलैंड में, इटली था, इटली में इनका स्प्रेड था, जर्मनी में था, इन सभी जगहों पे नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या किया इसने? ये तो हो गया सिविल, लोगों के राइट से रिलेटेड, सिटीजन के राइट से रिलेटेड रिफॉर्म। अब इसने एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस किया। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? सामंतवादी जिसको बोलते हैं। सामंतवादी का मतलब होता है कि जो नोबल्स वाला, लैंडलॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म कर दिया। कोई लैंडलॉर्ड, जमींदार वगैरह नहीं होंगे। एंड फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। और जब फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो गया, इसको समझ लो थोड़ा सा। फ्यूडल सिस्टम में जैसे जो ज़मीनें होती थी ना, वो इंडिविजुअल के पास नहीं होती। जो नोबल होते थे, फ्रांस का 60% जो ज़मीनें थी, एग्रीकल्चरेबल लैंड थी, वो वहाँ के नोबल्स के पास था, जो इंडिया में लैंडलॉर्ड बोलते हैं, ज़मींदार बोलते हैं। ठीक है, ये ज़मींदार अपने यहाँ किराए पे रख के खेती करवाते थे, या इनसे जो कोई भी भाड़े पे ज़मीन लेता था, रेंट पे, किराए पे ज़मीनें लेके, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या क्रॉप ग्रो करने के बाद आधी या आधे से ज़्यादा जो भी रेट होता था वो नोबल्स को रिटर्न कर देते, और अपने खाने भर का, अपने हिस्से का, अपने शेयर का अपने पास रखते थे। यानी ज़मीन आम लोगों के पास होता ही नहीं था। किसान जो होते भी थे ना, जो कल्टीवेटर, जिसको सर्फ बोलते हैं, सर्फ का मतलब ही होता है जो हायर्ड फार्मर्स होते हैं, जो ज़मीनें किराए पे लेके खेती करते हैं, उनको सर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। तो जो किराए के ज़मीनों पे खेती करते थे उसको सर्फडम बोला जाता था, और इस सिस्टम को हम लोग फ्यूडल सिस्टम बोलते थे। तो इसको एबोलिश कर दिया, अच्छी चीज़ थी। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, जो किसान होते थे उनको सर्फडम से हटा दिया, मुक्त कर दिया कि अब तुम लोग सर्फडम नहीं रहोगे। अब मेनोरियल ड्यूज़, आपको अब ये पैसे वैसे टैक्स वैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इन द टाउन्स, शहरों में क्या किया इसने? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? जो बिजनेस वाले जब आप सामान को एक जगह से दूसरे शहर में ले जाते हैं ना, तो उसको गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं। जैसे अगर यूपी से आप दिल्ली में आ रहे हो, दिल्ली से पंजाब में आ रहे हो, तो वो जो बाउंड्री होता है वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ओके, ये सब हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। मतलब इसने देखो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जो आने जाने का, यातायात का जिसको साधन बोलते हैं, ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस मैन एन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो नेपोलियन के अंडर में जब शासन हो रहा था, रूल हो रहा था, तो लोगों ने एक अजीब तरह की आज़ादी देखी जो आज तक कभी देखा ही नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि मोनार्स था, वहाँ पे फ्रीडम थी ही नहीं। अब बिजनेसमैन भी खुश हो गया, फार्मर भी खुश हो गया, सब खुश हैं, सबका बल्ले बल्ले है। तो इसीलिए नेपोलियनिक कोड आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। यानी वहाँ पे देश बनाने की जो प्रक्रिया है, देखो धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, ओके। enjoyed new found freedom. Businessmen and small scale प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज यूनिफॉर्म लॉ। अब हर जगह इनको एक जैसा कानून दिखने लगा। स्टैंडर्डाइज द वेट्स एंड मेजर्स, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। जो वेट होते हैं, जो वेट जिससे तराजू पे जो वेट किए जाते हैं ना, 1 kg 2 kg, और जो मेज़रमेंट होता है जैसे कि 1 मीटर 2 मीटर ऐसे वाला, डेसीमीटर ऐसे करके, पाउंड में मेज़र किया जाता है। कहीं पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट होते हैं ये स्टैंडर्ड वेट और मेज़र के। ये सब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। बोला कि देख भाई, तुम चाहे पंजाब में 1 kg लो, या आप साउथ केरला में चले जाओ, वहाँ पे 1 kg लो। 1 kg मीन्स 1 kg ही होगा थ्रू आउट द इंडिया। यही स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब ऐसा नहीं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो केजी ही बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड सेट कर दिया इसने, मापने वाले और नापने वाली चीज़ों को। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, और पूरे देश में बोला कि एक करेंसी चलेगी, कॉमन रहेगा।
ऐसा नहीं कि कहीं पे लिवरे चल रहा है, कहीं पे पाउंड चल रहा है, कहीं पे डॉलर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पूरे देश में एक ही करेंसी होगी। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये हेल्प करेगा मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह सामानों को खरीदने बेचने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा काम किया था नेपोलियन ने, ठीक है। ओके, हाउएवर इन द एरिया कॉन्कर्ड रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब देखो, अब लोगों का रिएक्शन क्या था, ये अभी अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन यूरोप में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। इनिशियली स्टार्टिंग में तो मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड सर्टेन सिटीज़ ऑफ ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वारसा। वारसा पोलैंड की कैपिटल है, ठीक है भाई, वारसा पोलैंड की क्या है, कैपिटल है। उस समय पोलैंड नहीं बना था, ठीक है। तो इन सभी शहरों में तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे कि अरे वाह, फ्रांस बहुत अच्छा कर रहा है, इसके अंडर, नेपोलियन के अंडर में तो बहुत अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। बट मतलब इसी वजह से इसको वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, प्लांटर ऑफ लिबर्टी, ठीक है, या लिबरेटर बोले गए ये लोग। बट इनिशियल एंथुजियाज सून टर्न टू हॉस्टैलिटी, लेकिन बहुत जल्द ही ये जो एंथुजियाज़म था, ये जो जोश था, ये अच्छाइयाँ थी, ये हॉस्टैलिटी में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई, ठीक है, या हॉस्टाइल होना स्टार्ट हो गया, अनफेवरेबल हो गया। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिडंट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि इनको अब ऐसा लगने लगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम और एडमिनिस्ट्रेटिव ये एक साथ नहीं चल सकते भाई वहाँ पे, ठीक है। यानी जब, कैसे समझ लो इसको, कैसे होता था, जैसे मान लो अगर फ्रेंच ये नेपोलियन आर्मी है, किसी दूसरे ऑस्ट्रिया वाले रीजन में चली गई, वहाँ पे इसने अटैक वटैक कर दिया, वहाँ को अपने में शामिल करने की सोचने लगा, तो वहाँ पे ये सब फ्रीडम नहीं मिलता था। वहाँ पे इनको, वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। इसी वजह से ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में तो कुछ जगहों पे ठीक था, लेकिन जहाँ पे ये अटैक करते थे वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ पे उनको बहुत दिक्कतें आती थी। इसीलिए कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसको डिसफेवर भी करते थे, ठीक है। जैसे कैसे, जिस एरिया में ये अटैक करते थे वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा देते थे, इंक्रीज़ कर देते थे टैक्सेशन, वहाँ पे सेंसरशिप लगाना स्टार्ट कर दिया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, बोला जल्दी भर्ती करो इसको, ठीक है, आर्मी में भर्ती करो, ज़बरदस्ती, कंस्क्रिप्शन बोलते हैं, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि इसका टारगेट था, इसका सपना था पूरा यूरोप जीतना था, तो इसके लिए आर्मी चाहिए, और आर्मी में ज़बरदस्ती भेजना स्टार्ट किया, बोला जल्दी जल्दी आ जाओ, ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया। तो इससे लोगों के अंदर अब इसके प्रति नफरत भी आने स्टार्ट हो गए। ऑल सिम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और इससे ये लगता था कि ये सब कुछ एडवांटेज जो है आउटवे है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के बाहर है, कुछ ज़्यादा ही हाइपर कर दिया गया है इसको, ठीक है भाई। तो सिंपल आपको यही जानना है कि क्यों नेपोलियन को स्टार्टिंग में वेलकम किया गया, बाद में इसको फेवर नहीं किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो आंसर यही दोगे कि टैक्स इंक्रीज़ किया, सेंसरशिप लगाया, सेंसरशिप मतलब वही मीडिया पे कंट्रोल करना, न्यूज़पेपर पे कंट्रोल करना, ठीक है, ज़बरदस्ती भर्ती कराना, ये सब के वजहों से इसको बाद में काफ़ी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब ये समझते हैं, हाँ तो देखो, आई थिंक यहीं तक है क्या, ये पेज यहीं तक है, हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका, ये आप देख रहे हो नेपोलियन, ये वाला पॉइंट, लिप्जिग एक वॉर हुआ था, ठीक है, बैटल हुआ था, इसमें ये बैटल नेपोलियन और अदर कंट्रीज़ जो थे, जिसमें प्रशिया स्वीडन ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वन ऑफ द ब्लडी, इसको बोलते हैं ब्लडी वॉर बोलते हैं, पूरे हिस्ट्री में काफ़ी खून खराबा हुआ था, ठीक है। तो एनीवे अब ये हो गया एपिसोड, और इसके बाद वाटरलू के बैटल में 1815 में ये हार जाता है, फिर एक ट्रीटी ऑफ वियना हो जाता है। तो ये थे आपके पूरे के पूरे पॉइंट, ये पूरा एपिसोड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड
आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। ये मैंने आपको बता दिया, एक बार फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ। देखो ये क्या है, सभी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 नंबर का है ना जो ये हेडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, नेशनलिज्म आ गया इससे। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है, ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी होती है, पहले मोनार्क था, अब फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया पावर। पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट नेशन, अपने भाग्य खुद लिखेंगे। लोगों के अंदर क्या हुआ, एक कॉमन आइडेंटिटी आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंट मेजर्स, और वो कौन कौन से मेजर्स थे, तो आइडिया ऑफ यूनिफाइड कम्युनिटी को इसने लाया, आइडिया ऑफ ला पैट्रिसिटिज्म लाया, ठीक है, ओके। न्यू फ्रेंच फ्लैग को इसने इंट्रोड्यूस किया। फिर स्टेट जनरल को इलेक्टेड बनाया गया और नाम इसका चेंज करके नेशनल असेंबली किया गया। नए नए कंपोजिशंस हुए, वहाँ पे पोएम्स लिखी गई, नेशनल एंथम्स वगैरह लिखे गए, ठीक है। कस्ट्यूम ड्यूटीज़ वगैरह चेंज किए गए। जिसको नोट्स बनाना होगा यहाँ से बना सकता है, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया देश का, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका हो गया। फिर ये एक छोटा सा शॉर्ट आंसर आ सकता है, जैकोबिन कॉन्स्टिट्यूशन आया वहाँ पे। फिर उसके बाद ओके, ये सब एक्स्ट्रा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 15 तक ये है सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बिना पढ़े मत जाना कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। इसमें क्या था, इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, तो नंबर 1 था टर्मिनेट ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सेकेंड पॉइंट, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड द प्रॉपर्टी राइट, ये सारे पॉइंट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या किया, एबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, जो पीजेंट थे उनको सर्फडम से मुक्ति दिला दिया, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। गिल्ड का मतलब देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि एक एसोसिएशन होता है, जो वर्कर्स होते हैं ना, क्राफ्टमैन होते हैं, जो बिजनेस वाले ग्रुप होती है, उनका एक एसोसिएशन को बोलते हैं गिल्ड, ठीक है। यानी ये रिलेटेड है बिजनेस से। तो बिज़नेस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको रिमूव कर दिया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सही कर दिया। पीजेंट आर्टिसंस को इसने फील कराया एक नई तरह की आज़ादी, ठीक है भाई। क्यों ये लोग फील किए, क्योंकि इनके लिए यूनिफॉर्म लॉ हो गया सब जगह, स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स हो गए, और कॉमन नेशनल करेंसी कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो बिज़नेस क्लास थी उनको एक नया फ्रीडम जैसा महसूस होने लगा। समझ में आ गया। इनिशियली फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच रूल ऑफ नेपोलियन गवर्नमेंट को काफ़ी लाइक किया गया, जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब लोगों ने लाइक किया, बट बाद में इसको लेटर क्या किया, टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ये चीज़ें धीरे धीरे ड्रॉबैक्स होने स्टार्ट हो गए। क्यों ये ड्रॉबैक्स क्या था इस कोड का या नेपोलियन रूल का, कि टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर दिया, सेंसरशिप कर दिया, ठीक है। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ओके। और इसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना हो जाता है, और ये सब चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, राइट, ओके। ये जो मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ लाइपेज, फिर सिर्फ इतना ही पूछा गया एक बार शायद किसी एग्ज़ाम में कि ये बैटल ऑफ लाइपेज कब हुआ था, ठीक है। बस आपको ज़्यादा नहीं जानना, ओके, ठीक है भाई। यहाँ पे एक फिगर है इस इमेज में, पेंटिंग वाला फिगर, इसका क्या मतलब है, प्लांटिंग ऑफ ट्रू लिबर्टी। लोग वहाँ पे एक लिबर्टी का ट्री प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे ये चल रहा है सब कुछ, बस इतना ही, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, काफ़ी डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप इसको समझ लो, क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।